एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो चैप्टर 2 मगध से रिलेटेड है। मगध चैप्टर में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ने को मिलेगा। पहले भी हमने आपको वीडियोज में बताया है कि मगध साम्राज्य का जो स्टार्टिंग का पीरियड है वो पीरियड आपका शुरू होता है आपका हर्यक वंश से। जब हम हर्यक वंश की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जब हर्यक वंश की बात होगी तो हर्यक वंश की जो पहली नींव या पहली स्थापना हम कह सकते हैं वो बिंबिसार के द्वारा की गई थी। बिंबिसार हर्यक वंश का पहला राजा, और वो पहला राजा ऐसा कि उसके शासन काल में उसने मगध को ऊंचाइयों पर ले गया। उसके शासन करने की सबकी ना अपनी अपनी तरीका होता है, अपना अपना पद्धति होता है। उसी पद्धति के हिसाब से बिंबिसार की पद्धति थी, राज्य विस्तार की नीति थी कि उसके राज्य विस्तार की नीति ऐसी इस प्रकार से बना रखा था उसने अपने राज्य विस्तार को कि जैसे मान लीजिए कि वो ब्याह करता था एक राजा से दूसरे राज परिवार में, तीसरे राज परिवार में, चौथे राज परिवार में, अलग अलग राज परिवार में वो शादी विवाह का संबंध बनाया करता था, जिससे और खासकर ऐसे परिवारों में संबंध बनाता था कि ताकि ऐसा हो सके कि कल हो करके अगर उस परिवार में कोई राजकुमार नहीं है तो उसकी संपत्ति का वो वारिस हो जाता था। मतलब वो राज्य को भी वो अपनी सीमा में मिला लिया करता था। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो ऐसे परिवार को चुना करता था। तो बिंबिसार का शासन पद्धति था। बिंबिसार ने अपने समय में अपने राज्य के लिए जो राजधानी का निर्माण किया था वो उसने पहाड़ियों से चारों बगल से तराइयों से घिरा हुआ प्रदेश था, उसका नाम था राजगीर, जिसको राजगृह भी कहते हैं। तो राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी। तो कभी कभी एमसीक्यू ऐसा ही पूछता है क्वेश्चंस में कि मगध की जो 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा महाजनपद मगध, और मगध महाजनपद का सबसे विशाल था, इसकी जो राजधानी थी ये सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये चारों बगल से घिरा होता था पहाड़ियों से, जिससे कि ये किलाबंदी का काम करता था। तो इसीलिए कहा था कि मगध की सबसे प्राचीनतम अगर कोई राजधानी है तो राजगीर है। बाद के समय में हम देखेंगे कि कब पाटलिपुत्रा होता है, और बीच के समय में कुछ टाइम के लिए ये वैशाली भी शिफ्ट कर गया, जहां जानते हैं कि लोकतंत्र की जन्मभूमि और मेरा जन्म प्रदेश जो मेरा प्रदेश है मुजफ्फरपुर वैशाली, वो वही एरिया है जहां मेरा भी जन्म हुआ। मतलब कि लोकतंत्र की जन्मभूमि से आने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जो एक तरह से अपने आप में समझिए कि लगता है कि हाँ भाई डेमोक्रेसी जहां उत्पन्न हुआ वहां से हम आए, तो इसलिए थोड़ा सा डेमोक्रेटिक टाइप का हमारा भी मिजाज है। तो हम देखेंगे लिच्छवी गणराज्य हो या फिर लिच्छवी गणराज्य के सबसे फेमस राजनर्तिका अगर आम्रपाली की बात हो, या भगवान महावीर का जन्म स्थल होने के नाते ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो हर्यक वंश में हम जहाँ हर्यक वंश पे थे कि बिंबिसार था सबसे पहला उसका राजा, और बिंबिसार राजा बनने के बाद राज्य विस्तार क्या थी, राजधानी उसने क्या बनाया, राजगृह को बनाया। अब राज्य विस्तार की नीति क्या थी कि अड़ोस पड़ोस के राजाओं पे आक्रमण भी करना है, और साथ साथ अगर उस राज्य में कोई अगर अनेकों शादियां करनी है, और उससे क्या होना है कि अपना राज्य विस्तार को आगे बढ़ाना है। बिंबिसार को उसके ही बेटे अजातशत्रु ने हत्या कर दी। बिंबिसार को उसके बेटे अजातशत्रु ने हत्या कर दी थी राज्य की हड़पने के लिए। और आगे देखिएगा तो अजातशत्रु की जो हत्या है उसके बेटे उदयन ने कर दी। तो देखिए पिता हमेशा यहाँ पे रहा इस राजवंश में कि पुत्र जो है वो पिता की हत्या करते आया है, पुत्र पिता की हत्या करे। जैसे बिंबिसार की हत्या कर दी अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या कर दी उदयन ने। तो इसकी वजह से हर्यक वंश को पितृहत्या वंश भी कहा गया है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि हर्यक वंश आपका पितृहत्या वंश है। और अभी तक आप लोग बहुत बार याद किए मुगल कि बाबर का आपका हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, ऐसे आपने बहुत याद किया। आज आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीका से हम अगर हम मगध साम्राज्य को याद करना चाहे, प्राचीनतम भारत को याद करना चाहे तो सबसे आसान है पहला वंश हर्यक वंश, जिसका राजा सबसे पहला राजा जिसका नाम था आपका, हम कह सकते हैं उसका नाम था आपका बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन, उसी उदयन ने पाटलिपुत्रा नामक एक नगर की स्थापना, जो नगर आगे चल करके मगध की सबसे बड़ी राजधानी के रूप में पॉपुलर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि मगध की पॉपुलर राजधानी, सबसे फेमस राजधानी जो है पाटलिपुत्रा, जिसको आज के समय में लोग पटना कहते हैं। और ये पटना का भी जो आपका आदमकुआ का इलाका है, वो जो राजेंद्र नगर साइड का इलाका है वही आता है। जो प्रॉपर पटना से होंगे वही समझ सकते हैं कि मौर्यकालीन या आपका कि गुप्तकालीन साम्राज्य में पाटलिपुत्रा कौन सी जगह थी। आज भी वहां पर महल वहल का अवशेष प्राप्त होते हैं, पाए जाते हैं। तो हमेशा
बेशक किताबी तौर पे आप इतिहास को नहीं जान सकते, इतिहास को जानने के लिए आपको इतिहास को समझना होगा। तो जब हर्यक वंश की होता है, क्योंकि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु का बेटा उदयन, बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगीर को बनाया और उदयन ने राजधानी को आपका पाटलिपुत्रा बनाया। तो हम कह सकते हैं कि उदयन ने ही पाटलिपुत्रा या पटना नगर की स्थापना की थी। वैसे पटना नगर जो आज का नाम है वो माता पटन देवी का विशाल मंदिर है, जिसके नाम की वजह से हम पटना को पटना जानते हैं। आगे हम देखेंगे कि जब जो आपका जो इस राजवंश में जो आपका उदयन है, ये राजवंश को सबसे आखिरी तौर पर जब हम हर्यक वंश की बात करेंगे तो हर्यक वंश के बाद क्या होता है, शिशुनाग वंश आता है। क्योंकि हर्यक वंश का आखिरी राजा था नागदशक, उसको मार दिया शिशुनाग ने, उसके ही मंत्री ने, तो एक नया वंश बनता है शिशुनाग। और शिशुनाग वंश के जो राजा थे आखिरी थे, उनको खत्म करके आपका नंद वंश की स्थापना होती है, ठीक है ना। तो नंद वंश की स्थापना होती है और नंद वंश के जो क्या कहते हैं उसको, कि जो आखिरी राजा था, है ना, उसका नाम था धनानंद। तो नंद वंश के आखिरी राजा कौन था? धनानंद था। धनानंद की हत्या करता है चंद्रगुप्त, और वहां से वो एक नए राज्य की स्थापना करता है, उसका नाम होता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य, जिसके बारे में सबसे ज्यादा आपको इतिहास में पढ़ना है। कि जहां देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है, और चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की स्थापना करने में जो प्रमुख रूप से योगदान दिया, उनके गुरु कौटिल्य या चाणक्य, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मतलब कि अध्यापक थे, जिन्होंने अपने बदला के खातिर और अपने प्रतिष्ठा के खातिर उन्होंने कहा था कि मैं धनानंद को गद्दी से हटाऊंगा, तभी जा करके उस जगह पे बैठाऊंगा, तभी अपनी शिखा बांधूंगा। एक स्टोरी है जिसमें उनको बेइज्जती की जाती है धनानंद के द्वारा। धनानंद अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए जो एक तरह का आपका पूरा राज्य था, उस पूरे राज्य को संभाल नहीं पाता है। अब क्या होता है यहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही भारत में सिकंदर का भी आक्रमण होता है, और सिकंदर के आक्रमण को पार पाता है चंद्रगुप्त मौर्य, और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना, अखंड भारत की स्थापना करता है। चंद्रगुप्त मौर्य का की जो शादी होती है, उसकी शादी होती है आपका, उसकी 2 शादी होती है, लेकिन यहाँ दूसरे शादी का बहुत जिक्र आपको मिलेगा, क्योंकि जब ऐतिहासिक स्रोत पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमने पहला वर्ड लिखा है वो इंडिका, वो उसी ऐतिहासिक स्रोत को ध्यान देता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है सिकंदर के सेनापति, जिसका नाम होता है सैल्यूकस निकेटर, सैल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त का जब युद्ध होता है, उस युद्ध के बाद, उस युद्ध में सैल्यूकस निकेटर बुरी तरह से पराजित हो जाता है, और पराजित होने के बाद वो संधि का प्रस्ताव रखता है। उस संधि प्रस्ताव के अंतर्गत सैल्यूकस निकेटर की पुत्री, जिसका नाम हेलेना है, हेलेना के साथ विवाह का प्रस्ताव आता है चंद्रगुप्त मौर्य से, और हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है। उस विवाह के बाद क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी सैल्यूकस निकेटर को गिफ्ट देते हैं। हमारे यहाँ कहा था ना, भार जा रहा है, भार भरिया लेकर के, तो भार में समझिए कि ससुराल के वो 500 हाथी गिफ्ट कर देते हैं। अब बदला में दहेज के रूप में बलोचिस्तान, कांधार के इलाका जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, वो सारा इलाका जो है चंद्रगुप्त मौर्य को समझिए कि एज ए दहेज स्वरूप जीता हुआ प्रदेश सैल्यूकस निकेटर दे करके जाता है। मतलब डायरेक्टली कहिए कि बिहारियों का एक तरह से वो ससुराल में मिलल गिफ्ट है। तो अगर चंद्रगुप्त मौर्य को बाबा कहा जाए तो बाबा का बपौती है हमारा पाकिस्तान, इसको मान लिया जाए एक तरह से कि पाकिस्तान हमारा बाप का बपौती है तुम्हारा, तो हाँ भैया हमारे पूर्वज को गिफ्ट में मिला हुआ तो हमारा बपौती है ना वो। तो यहां से अब बात होता है कि ये सारे साम्राज्य के बारे में जानकारी आपको कहां से मिलती है, तो इन सबकी जानकारी मिलती है सैल्यूकस निकेटर का एक होता है राजदूत, जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भारत जब आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, और वहां आने के बाद वह एक किताब लिखता है, और वो किताब का नाम था इंडिका। इंडिका ही किताब से आगे चल करके इंडिया नाम का भी जिक्र आपको सुनने को मिलेगा, जो आजकल भारत और इंडिया का बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रखा है। तो हम तो हमेशा से भारत के सपोर्टर है, भारत को ही, क्योंकि भारत गांव में बसता है और इंडिया जो है शहरों में बसता है, जहां बाप बाप का नहीं है, बेटा बेटा का नहीं है। और भारत जो है आपका ऐसे समाज है जहां पराया आदमी भी एक दूसरे का मदद कर देता है, वो भारत है। क्योंकि भारत का है गांव का, संस्कृति का, समाज का प्रदेश है। और इंडिया जो एक तरह से गाली रूपी नाम हमें मिला था, इस पर हम चर्चा कभी और करेंगे। देखेंगे कि यहाँ देखेंगे कि कुछ एमसीक्यू हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जो वन लाइनर है, जिसकी सहायता से हम इस विषय को आगे जानेंगे। कि चंद्रगुप्त मौर्य की शादी तो हेलेना से होती है,
अब चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा होता है, उस बेटे का नाम था बिंदुसार। देखिए, हर्यक वंश के राजा का नाम था बिंबिसार, इसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार बहुत प्रतापी राजा होता है, आगे चल करके उसको बहुत सा राज प्रताप भी मिलता है, क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है श्रवणबेलगोला नामक जगह पर, जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है श्रवणबेलगोला नामक जगह पर, तब उसका बेटा जिसका नाम होता है बिंदुसार, वो मगध की गद्दी पर बैठता है, शासन करता है, बहुत दिन तक शासन करता है। और शासन करने के बाद उसके उत्तराधिकारी के रूप में उसका बेटा अशोक आता है, जो साम्राज्य को संभालता है। साम्राज्य को संभालने से पहले वो कश्मीर का गवर्नर भी पहले उसको बनाया गया था, वो कश्मीर का गवर्नर भी था। अशोक का दौर चालू होता है। अशोक जब शासन पे आते हैं तो अशोक को पता लगता है कि ऑलरेडी उनके 99-100 भाई पहले से है, जिनके साथ उनका संघर्ष होने वाला है संपत्ति को लेके। अशोक ने अपने 100 भाइयों की हत्या कर दी, और 100 भाइयों की हत्या करते के कारण उनका नाम भ्रातृहत्या के नाम से भी फेमस हुआ। और वो बहुत ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति का इंसान था। हिंसा, मार काट, जो भी सामने आया, जो भी सत्ता के बीच में, जो भी पावर के बीच में फंसा, सबको अशोक मार दिए। अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष के दौर में उन्होंने कलिंग पे चढ़ाई कर दी। कलिंग जो उड़ीसा का पार्ट था तो वो मगध के अंदर ही, लेकिन वो मगध के साथ उसकी सारा तालमेल ठीक नहीं बैठा, तो उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया और कलिंग को जीत लिया। कलिंग को जीतने के दौरान ही अशोक ने भयानक मार काट मचाया, मतलब त्राहिमाम खून की नदियां बहा दी। अब इस चीज से क्या हुआ कि अशोक इतना खून, इतना हिंसा, इतना ज्यादा बवाल हुआ कि एक भी मर्द उस पूरे युद्ध में, कलिंग में नहीं बचा। इस युद्ध ने अशोक के मन को विचलित कर दिया, और तब जाकर के अशोक ने उपगुप्त से मिले, जो उनके एक तरह से कह सकते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के रूप में उभरे। और उपगुप्त के सानिध्य में आकर के अशोक ने शस्त्र को त्याग दिया। शस्त्र त्यागने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य तक जैन धर्म का प्रभाव था, जैन धर्म को फॉलो करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन उनके पोते अशोक ने जो धर्म अपनाया वो बौद्ध धर्म अपनाया, उपगुप्त के सानिध्य में आकर के। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने दुनिया के अलग अलग कोने में आकर के लोगों को भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। इसी सिलसिले में, इसी दरमियान उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को, इन दोनों को भेजा था जिस अभियान पे कि जाओ तुम बौद्ध धर्म का प्रचार करो। इसके लिए उन्होंने उन्हें श्रीलंका भेजा था। कह सकते हैं श्रीलंका, जापान, सीरिया, इंडोनेशिया, हर जगह बौद्ध धर्म पहुंचा। यूरोपियन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत ही कम था, तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन अगर ऑप्शन में आया तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ब्रिटेन में नहीं पहुंचा था बौद्ध धर्म। तो आगे कह सकते हैं इसको कि बौद्ध धर्म, उसके बाद क्या हुआ कि अशोक ने आगे के वर्षों में जब वो अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे थे तो उन्होंने अपने बहुत सारे अपने आप को नामों से सुघोषित किए, जिसमें एक था प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का मतलब होता है आपका जो सब दिखने में प्रिय हो, और एक होता देवांत प्रिय, जो देवताओं का भी प्रिय हो। ऐसे ऐसे नामों से उन्होंने अपने आप को सुघोषित कराया, और अपनी लिखी हुई बातों को, धर्म को, कर्म को, वचन को और समाज कैसे चलाना है, इन चीजों को अभिलेखों के माध्यम से उन्होंने एक तरह से डिजाइन किया। तो उनके प्रमुख अभिलेख शिलालेख, गुफा लेख और स्तंभ लेख, ये 3 तरह के लेख जो है बहुत ज्यादा फेमस हुए। आज जो आपका सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, वो जो आपके झंडा के बीच में है, वो अशोक के ही किए गए कार्यों से ही उत्खनित होकर के आता है। अब मौर्यकालीन समय में हम देखेंगे क्या क्या चीज की है। तो कह सकते हैं धर्म की शुरुआत, तो कहते हैं जीवन जीने के तौर तरीके, बहुत जगह कॉन्ट्रडिक्शन है कि बौद्ध धर्म की बात है, कहीं कि धर्म जीने के तौर तरीकों की जो बात हुई थी वो आपका अशोक के ही शासन काल में शुरू होता है। और आगे चल करके जो समय था जिसमें कहा था कि जो टकसाल होता था उसके प्रधान को कहा था पन्याध्यक्ष कहा गया था, और समाहर्ता जो होते थे मौर्यकालीन में, गुप्तकालीन वंश में, मतलब कि टैक्स ऑफिसर जो टैक्स की वसूली किया करते थे। गुप्त काल और मौर्य काल में ब्राह्मदेय नाम का एक वर्ड बहुत फेमस हुआ। इसका मतलब होता था कि भूमि का दान, जमीन को दान में देना ब्राह्मदेय की संज्ञा में आती थी। आगे देखेंगे कि राजगृह को नगर वधु जो कहा गया है वो सालवती को कहा गया है, राजगृह का नगर वधु की संज्ञा दी गई है। दूसरी बात,
भारत का नेपोलियन के नाम से महान प्रतापी राजा समुद्रगुप्त को पुकारा गया है, जो थोड़ा सा उनके नाम के साथ गलत है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन नहीं, नेपोलियन को समुद्रगुप्त कहना चाहिए था, है ना। जो समुद्रगुप्त बहुत बड़े थे, नेपोलियन के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन हम जानते हैं हमारे इतिहास से बहुत छेड़छाड़ हुआ है, तो समुद्रगुप्त से तुलना करना नेपोलियन गलत हो जाता है। अगर आपको कहना ही है तो कह सकते हैं कि यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को, लेकिन आपने कहा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। थोड़ा हमारी इतिहास रहा है, हम अपने लोगों को भी वैल्यू नहीं देते हैं, ये हमारा इतिहास रहा है। आगे देखेंगे इसमें कि दो नामों से पुकारा गया, एक तो नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, दूसरा लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र भी नाम जो है आपको समुद्रगुप्त को दिया गया है। अब कहता है कि भारत का प्राचीनतम जो ज्ञात अभिलेख है उसका नाम आपका वोग्जाकोई जो है भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है। सबसे पुराना ज्ञात अभिलेख जो है भारत का वो वोग्जाकोई है। और कह सकते हैं कि अब ये कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में दिया था। जब उन्होंने 13वां शिलालेख दिया तो उसमें उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। साथ साथ पूछता है क्वेश्चन कि जिस तरीके से मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया, चंद्रगुप्त के दरबार में आया, वैसे ही फयान जो चाइना से आया था, चीन से आया था, वो विक्रमादित्य के दरबार में आया था। वो विक्रमादित्य के दरबार में आया था, है ना। आगे देखेंगे कि सती प्रथा में भारत का में जो सती प्रथा का जिक्र है वो आपका एरेन अभिलेख से प्राप्त होता है कि भारत में सती प्रथा उस टाइम पर था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। आगे पूछता है कि वान भट्ट की जो रचना है कादम्बरी, कादम्बरी में किस राजा की जानकारी मिलती है। तो कादम्बरी जब आप पढ़ेंगे तो आपको हर्षवर्धन की जानकारी प्राप्त होगी कादम्बरी के माध्यम से। ये कुछ हमने रखा है, बाकी सारे चीजें तो हमने आपको ऑलरेडी दे रखा है आपके, लेकिन कुछ मुझे लगा कि कुछ चीज एमसीक्यू ऐसे है जो आपको पता होना चाहिए, जिसकी जानकारी से अब आगे हम क्या करेंगे कि हमें एमसीक्यू सॉल्व करने में जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड होगा उसको हम डील कर लेंगे। बाकी तो नॉर्मल है, किस वंश की कब स्थापना हुई, कौन किसका राजा था, फिर आपको थोड़ा सा पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ना होगा, थोड़ा सा कुषाण कर्णव के बारे में, थोड़ा हिंद यूनान के बारे में, जो हमने ऑलरेडी आपको पहले ही पढ़ा रखा है। कि कुछ बचे हुए एमसीक्यू तो हमने कहा इसको क्यों छोड़ा जाए, एग्जाम आ गया है, तो इसको भी हमने डाल दिया है। आप लोग कृपया करके इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।